नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। जैसा कि हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध रूप से चल रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पर हम CDP, EVS, हिंदी, मैथ की पेडागॉजी को सॉल्व कर रहे थे। और कल हमने देखा था कि कुछ लोगों ने कहा कि अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में बता दीजिए। देखिए, बहुत कठिन टॉपिक है, मतलब अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो बहुत कठिन लगता है, पर इसको एकदम सरल भाषा में और ऐसा याद कराऊंगा ना कि कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। आप भूलने की कोशिश भी करोगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के बारे में। अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें याद करना आसान हो जाएगा। और जैसे लिखा है, कभी ना भूलने वाली एकदम सरल भाषा में क्लास है ये, तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे आप अगर इसको पूरी क्लास बस 10 से 15 से 20 मिनट की होगी, तो 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास होगी। पर उस क्लास में मैं आपको इस अभिसारी और अपसारी दोनों के बारे में एकदम डिटेल से समझाऊंगा कि ये होता क्या है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आपको कैसे पकड़ना होता है। एक पॉइंट बताऊंगा और 10 के 10 पॉइंट आप उसी से रिलेट करके ऑटोमेटिक अपने दिमाग में निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि चिंतन क्या होता है। ठीक है, चिंतन आखिर ये शब्द कहाँ से आता है, चिंतन। ठीक है, तो थोड़ा सा चिंतन के बारे में जानते हैं और चिंतन के बारे में दिया किसने था ये जानते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चिंतन के बारे में पढ़ते हैं कि चिंतन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चिंतन होता क्या है। चिंतन इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग। तो ये चिंतन है ना, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब मानसिक प्रक्रिया है मतलब आपके दिमाग में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है। और कब प्रारंभ होता है? तो कहा जाता है चिंतन का प्रारंभ तब से होता है जब आपके सामने कोई समस्या आती है। मतलब चिंतन का प्रारंभ समस्या के आने से होता है और तब तक होता है जब तक समाधान प्राप्त नहीं हो जाता है। तो अगर संपूर्ण मतलब इन सभी को एक माला में पिरोएं और इसकी डिफिनीशन निकालने का प्रयास करें तो चिंतन क्या है? तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ समस्या के आने से होता है और यह कब तक चलती है? तो जब तक समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया है और समस्या के आने पर शुरू होती है और समाधान तक चलती है ये। ठीक, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अब चिंतन के आगे पार्ट है, मतलब चिंतन को डिवाइड किया था, तो कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिंतन के बारे में बताया था। थोड़ा सा उनको जानते हैं कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिंतन के बारे में बताया। तो सबसे पहला नाम आता है जिम बार्लो का। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जिम बार्लो। और जिम बार्लो ने कहा चिंतन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा स्वाली या कल्पित चिंतन। स्वाली या कल्पित चिंतन। ठीक है, आप सुनते चलेंगे, आपको दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, जिम बार्लो कह रहे हैं कि चिंतन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वाली या कल्पित चिंतन और दूसरा होता है हमारा यथार्थ या वास्तविक चिंतन। ठीक है, यथार्थ या वास्तविक चिंतन, ये दो प्रकार के चिंतन होते हैं हमारे। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वाली या कल्पित चिंतन क्या होता है। ऐसा चिंतन जिसमें समस्या समाधान को प्रमुखता नहीं दी जाती है। मतलब चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें समस्या के लिए समाधान को प्रमुखता नहीं दी जाती है, वो आपका स्वाली या कल्पित चिंतन कहलाता है। देखिए, कल्पना कहलाती है ये मुख्य रूप से। और यथार्थ चिंतन को आगे इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला होता है अभिसारी चिंतन, जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। दूसरा होता है हमारा अपसारी चिंतन और तीसरा होता है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चिंतन के बारे में बताया। तो ये अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा यथार्थ या वास्तविक चिंतन होता है। मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं आपको समस्या का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब अगर आपसे थोड़ा सा और पूछ लिया जाए तो अभिसारी और अपसारी चिंतन, ये होता है डाइवर्जेंट और ये होता है कन्वर्जेंट। इसके बारे में अलग से एक मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड। ठीक है, इन्होंने भी बताया था। ठीक है, अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने भी बताया था। ठीक, अब ये होता क्या है थोड़ा सा हम यहाँ से ओवरव्यू जानेंगे, फिर अंतर को हम वहाँ से आपको PDF में बताएंगे। पहले यहाँ से थोड़ा सा जान लीजिए कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। ठीक है, चलिए, एक तरफ हमने लिखा अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट और दूसरी तरफ लिखा हमने अपसारी चिंतन।
देखिए अब इसमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से जानते हुए चलेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए जो अभिसारी चिंतन होता है ना, वो किस प्रकार का चिंतन है, एक मिनट फुल स्क्रीन कर ले इसको, ठीक है। हाँ, जो अभिसारी चिंतन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग, मतलब मैंने कहा 5 + 3 बराबर कितना, ठीक है, तो आपने जोड़ा 5 + 3 बराबर इक्वल टू कितना आता है, 8 आता है। आपने किसी भी प्रकार से जोड़ा, मतलब आपने मानसिक प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार से की, पर आपका जो समाधान है वो क्या है, एक बिंदु पर केंद्रित है। अगर इसी को कहें, जब आपके समस्या का समाधान मैंने कहा, चिंतन की प्रक्रिया कब चलेगी, जब आपको समस्या का समाधान प्राप्त करना होगा, और जब आपका समस्या का समाधान केवल एक बिंदु पर केंद्रित होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो वो आप किस प्रकार का चिंतन कहलाता है, आपका अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो जब आपके समस्या का समाधान केवल एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो आपका अभिसारी चिंतन कहलाता है। और यही मैंने प्रश्न पलट दिया और कहा आपसे ये बताइए कि ऐसी दो संख्याओं का योग जो 8 आता हो। अब आपने कहा कि 5 + 3 बराबर 8 होता है, ये भी सही है एकदम, पर आपके दिमाग थोड़ा सा आपने सृजनात्मकता मिलाई, मतलब सोचने का, और मतलब जब आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है, आप केवल एक दिशा में नहीं कई दिशाओं में सोचने लगते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन। फिर आपने कहा 4 + 4 बराबर भी 8 होता है, 6 + 2 बराबर भी 8 होता है। अगर इसको कहें तो कहेंगे जब समस्या का समाधान एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। सिंपल सी भाषा मैं फिर बता रहा हूं पूरा। अभिसारी क्या होता है, जब आपकी समस्या का समाधान केवल एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो अभिसारी चिंतन, और जब समस्या का समाधान एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होता है तो अपसारी चिंतन। इस प्रकार का चिंतन प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कराया जाता है और ये उच्च कक्षाओं में बच्चों के लिए उपयोगी होता है, तो इतना दिमाग में रखिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा मैंने सवाल पूछा कि ये बताइए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप चाहे जितना पढ़े रहेंगे, आपका दिमाग केवल किसको ढूंढ रहा होगा, जीन पियाजे को ढूंढेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये समस्या का समाधान किस पे निर्भर है, केवल जीन पियाजे पर निर्भर है। और यहाँ पर हमने कह दिया ये बताइए कि प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, रोकथाम उपाय। तो मतलब क्या होगा, जब आप प्रदूषण के बारे में केवल आप शब्द के बारे में जानेंगे तो आपका दिमाग चारों तरफ भागेगा कि एक वायु प्रदूषण भी होता है, एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। ठीक है, तो जब आपके सोचने का दायरा बढ़ता चला जाता है, आप लगातार चारों ओर सोचते हैं तो आप अपसारी चिंतन कर रहे होते हैं, और जब आप केवल एक दिशा में सोच रहे होते हैं तो आप अभिसारी चिंतन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि 5 + 3 बराबर 8, मतलब चाहे जितना हमने सोचा हमारा उत्तर कितना आया, केवल 8 ही आया। और यहाँ पर दो संख्याओं का योग, मतलब पहले हमने सोचा 5 + 3, फिर हमको पता चला नहीं 4 + 4 भी होता है, फिर हमको पता चला कि नहीं 6 + 2 भी बराबर 8 होता है। ठीक है, तो सिंपल सा था, इतना आप दिमाग में रखेंगे, बाकी अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है, अब आपकी पीडीएफ में जो आपके अंतर हैं मैं उनको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला है कि अपसारी चिंतन आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। जो आपका अपसारी चिंतन होता है वो क्या करता है, आविष्कार मतलब आप सोचोगे, खोज करोगे, आप चारों दिशाओं में सोचोगे तो कहीं ना कहीं क्या करोगे, आविष्कार, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं चीज को, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। परंतु जो अभिसारी चिंतन, देखिए मैंने कहा ना, एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, या खोज के कम अवसर प्रदान करता है या खोज के अवसर प्रदान नहीं करता है। ठीक है, पहला अंतर दिमाग में रखिएगा। ये चिंतन के द्वारा, अपसारी चिंतन के द्वारा हमें खोज के अवसर प्राप्त होते हैं, और अभिसारी चिंतन के द्वारा मतलब खोज के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब अपसारी में था तो वो 8 दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के योग 8, मतलब आपने क्या किया, 6 + 2 5 + 3 खोज किए नई नई समाधानों का। और यहां पर जब आप पहुंचे तो मैंने कहा कि 5 + 3 बराबर कितना था, तो 5 + 3 बराबर था केवल 8। आपने जहां भी सोचा केवल एक बिंदु पर आपका समाधान जाकर केंद्रित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन, दूसरा अंतर,
इस प्रकार के चिंतन से बालक क्या होते हैं? सृजनशील होते हैं। मैंने कहा कि किस प्रकार के चिंतन से सृजनात्मकता मिलेगी, तो अपसारी चिंतन जो होता है उससे सृजनात्मकता संबंधित होती है। मतलब सृजनशील का मतलब बालक नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे कहते हैं ना कि शिव जी ने पूरी सृष्टि का सृजन किया है, मतलब क्या किया है? निर्माण किया है ना। तो इसी प्रकार सृजनात्मकता का मतलब होता है निर्माण करना। और आप निर्माण कब करोगे? जब आप एक चीज को कई तरह से सोचोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रक्रियाएं आएंगी और उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा आप कहीं ना कहीं नई चीजों का निर्माण करोगे। तो अपसारी मतलब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें बालक सृजनात्मकता को दिखाता है या फिर सृजनशील बनता है। परंतु जो अभिसारी चिंतन होता है ना, इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मतलब यह किससे संबंधित होता है? तो यह आपकी बुद्धि से संबंधित होता है। क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि बुद्धि से संबंधित किस प्रकार का चिंतन है? तो बुद्धि से संबंधित आपका अभिसारी चिंतन है। और फिर सृजनात्मकता से संबंधित किस प्रकार का चिंतन है? तो सृजनात्मकता से संबंधित आपका अपसारी चिंतन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। तीसरा है, अपसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, मैंने कहा ना बुद्धि का विकास हो रहा होगा, बुद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, कल्पना शक्ति। अब देखो जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, जो आविष्कार करते हैं ना, वो अपसारी चिंतन के द्वारा ही करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर ऐसे कर दिया जाए चीज को तो क्या परिणाम आएगा। जैसे आइंस्टीन, मतलब जैसे बल्ब का जब निर्माण हो रहा था तो उन्होंने कई तरीके से बल्ब का निर्माण करने का प्रयास किया। मतलब वो चिंतन किस प्रकार का कर रहे थे? अपसारी चिंतन कर रहे थे। मतलब दिमाग में रखना है आपको, अपसारी चिंतन में कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है और बुद्धि का विकास होता है। जबकि अभिसारी चिंतन से बालक में कल्पना शक्ति और बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपके दिमाग में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही होता है अभिसारी चिंतन। और यहाँ पर आप सोचोगे, जैसे सिंपल सी भाषा है, अगर मैं कहूँ बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं आपके, वो आपके अभिसारी चिंतन से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बुद्धि से संबंधित होते हैं। अगर आपके दिमाग में है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। परंतु जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करते, जैसे हम लोग थे बचपन में, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, बीटीसी या बीएड का जब पेपर दे रहे होंगे और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप छोड़ के नहीं आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिख के आते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी सृजनशीलता है, ये आपकी कल्पना शक्ति है। आप सोचते हैं कि नहीं, इसी से संबंधित 2-4 लाइन और लिख देते हैं तो कम से कम कुछ नहीं से बढ़िया थोड़ा बहुत लिख देंगे तो नंबर तो मिल जाएंगे। इसीलिए अपसारी चिंतन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित होता है और अभिसारी चिंतन हमारा बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित होता है, जिसका उत्तर केवल एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अंतर देखते हैं। अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। अभी आपको बताया कैसे एक से अधिक हल निकलता है। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का योग बताइए जो 8 होता है, तो आपने कहा 5 + 3, आपने कहा 4 + 4, आपने कहा 6 + 2, मतलब 7 + 1। मतलब इसका कहीं ना कहीं जब आप अपसारी चिंतन कर रहे हैं तो समस्या का जो हल है वो एक से अधिक निकल रहा है, परंतु जब आप अभिसारी चिंतन करेंगे तो समस्या का हल केवल एक निकलेगा। जैसे मैंने बताया 5 + 3 बराबर कितना। अब आप चाहे उंगली पे जोड़ लो, चाहे लकड़ी खींच के जोड़ लो, चाहे विनिमय नियम से जोड़ लो, चाहे जिस नियम से जोड़ोगे आपका उत्तर कितना आएगा? हमेशा 8 ही आएगा। ठीक है, तो दिमाग में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। 5वां है, इस प्रकार का चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है। देखिए ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि जो इस प्रकार का चिंतन होता है ना, वो किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है। मतलब निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका डाटा होता है ना, जो डेटा होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे हम हैं, ठीक है, प्रदूषण के बारे में प्रश्न आया, हमने सोचने का प्रयास किया, समस्या है हमारे सामने प्रदूषण, उसके बारे में सोचा। अब हम जो सोचेंगे जरूरी है कि वही आप भी सोचें, तो इसलिए कोई निश्चित तथ्य नहीं होता है। मैं प्रदूषण की परिभाषा कुछ और दे रहा हूँगा, आपके हिसाब से प्रदूषण की परिभाषा कुछ और बन रही होगी। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, सही दोनों है, पर एक निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं है।
ठीक है। और अगर इधर बात करते हैं अभिसारी चिंतन की, तो जो अभिसारी चिंतन होता है वो आपका किसी निश्चित तथ्य पर आधारित होता है। मैंने पूछा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मेरे भी दिमाग में आया जीन पियाजे और आपके भी दिमाग में आया जीन पियाजे, मतलब दोनों एक निश्चित तथ्य पर गए हैं दोनों लोग, तो ये ऑप्शन हमारा निश्चित तथ्य से संबंधित होता है। तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जो आपका अपसारी चिंतन होता है वो कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि और सोचो और सोचो, और जो अभिसारी चिंतन होता है कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है, मतलब कहता है ठीक है जो दिमाग में है उतना ही रखो, बाकी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अपसारी चिंतन से एक ही समस्या का अलग अलग विधि द्वारा हल निकाला जा सकता है। अभी मैंने बताया कि एक समस्या है आपके सामने, आपने अलग अलग विधि लगा दी, आपने कहा ये भी हो गया, ये भी, इस तरह से भी इसका उत्तर आ सकता है, लकड़ी से भी जोड़ेंगे इसका उत्तर इस तरह से भी आ सकता है। परंतु जो अभिसारी चिंतन होता है उसमें समस्या का हल सिर्फ एक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो अभिसारी चिंतन में समस्या का हल सिर्फ एक विधि द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि मुक्त अंत वाला किस चिंतन से संबंधित होता है। इसको मुक्त अंत कहते हैं या फिर इसको कहते हैं ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, मुक्त अंत या फिर ओपन इंडेड। जैसे कहा ना मुक्त अंत वाला, मतलब मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कहा उसका अंत मुक्त होता है, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर करेंगे। पर इसके द्वारा जो अभिसारी चिंतन के द्वारा जो सोचा जाता है वो बंद अंत वाला होता है, मतलब इसको कहते हैं क्लोज्ड इंडेड। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन कि मुक्त अंत को ओपन इंडेड कहते हैं और इसको क्लोज्ड इंडेड कहते हैं, ठीक है। तो अभिसारी चिंतन में आपकी सोच एकदम बंद हो जाती है। सिंपल से अगर बात करें कि ये आपका दिमाग है, अब आप सोच रहे होंगे तो आप केवल एक पॉइंट की ओर सोच रहे होंगे, मतलब केवल आप ये सोच रहे होंगे, चाहे यहाँ से सोचो, चाहे यहाँ से सोचो, चाहे यहाँ से सोचो, चाहे यहाँ से सोचो, आपकी सोच केवल एक पॉइंट पर आकर क्या होगी, रुक जाएगी। तो वो अभिसारी चिंतन। और जब आपकी सोच ना अलग अलग पॉइंट की तरफ जाएगी, आप एक पॉइंट से ये भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, तो ये आपका अपसारी चिंतन। और इसी को कहते हैं, देखिए ये क्या है, ये केंद्र है और ये परिधि है हमारी, ठीक है। अब इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। अपसारी को क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की ओर चिंतन, और अभिसारी को कहते हैं परिधि से केंद्र की ओर। मतलब केंद्र क्या है, एक होता है, हमेशा वृत्त का केंद्र कितना होता है, एक होता है। तो मतलब आप बहुत चारों तरफ सोचें पर उसका परिणाम क्या है, एक का आया केवल। तो जब केवल परिणाम एक आएगा तो अभिसारी चिंतन। और जब आपके पास एक प्रश्न है और आप उसको कई तरीके से सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, उधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, तो इस तरह आप अपसारी चिंतन कर रहे हैं। तो मतलब केंद्र से परिधि की ओर अपसारी चिंतन, और परिधि से एक पॉइंट पर आ रहे हैं तो अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर क्या है आपका। 8वां है, अपसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है या समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा बताता है। यही बताया आपको अभी गोल करके कि एक बिंदु पर नहीं होता है, कई तरफ जाता है, ठीक है। ये देखिए सोच का दायरा, ये आपके सामने एक समस्या है और इस समस्या को आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। मतलब अपसारी चिंतन में आप क्या कर रहे हैं, हल को अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, मतलब समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, एक बिंदु पर केंद्रित होती है, ठीक है। यही आपको बताया कि मैंने यहाँ से सोचा, सोचें यहाँ पहुँच गए, यहाँ से सोचना स्टार्ट किया तब भी यहीं पहुँचे, यहाँ से सोचना स्टार्ट किया तब भी यही पहुँचे, ठीक है। तो वही हो गया, ये परिधि से केंद्र की ओर हो गया और अपसारी चिंतन केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। बिल्कुल लगता है भैया, जब आप सोचोगे तो समय तो लगेगा ही। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सोच रहे होते हो तो समय लेता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए समय नहीं लेता है, उत्तर जल्दी निकल जाता है। मतलब अगर आपको आता होगा तो ना, तो अगर आपको आता होगा तो आप फटाक से आपका उत्तर आ जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इससे दिमाग में रखना है, अपसारी चिंतन में थोड़ा सा उत्तर मतलब समाधान प्राप्त करने में समय लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, तुरंत समाधान आपका निकल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। अपसारी चिंतन का हल उतना सटीक नहीं होता है। अब बिल्कुल है, अब देखिए मैंने कहा ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आप भी उत्तर दे रहे होंगे, हम भी उत्तर दे रहे होंगे, हमारा उत्तर आपका उत्तर एकदम अलग अलग होगा अगर हमने कॉपी नहीं किया आपसे, ठीक है। तो भाई हमारा सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, तो बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर नहीं आएगा। पर फिर मैंने कहा अगर आप अभिसारी चिंतन कर रहे होंगे तो आपका उत्तर एकदम सटीक आएगा।
चाहे वही फिर सिंपल सा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो चाहे जहाँ से सोचे हम भी जीन पियाजे पे आके रुकेंगे और आप भी कहाँ जीन पियाजे पे आप पे रुकेंगे। तो अभिसारी चिंतन से जो आपका उत्तर आता है वो एकदम सटीक आता है, ठीक है, मतलब उत्तर जो होता है वो शुद्ध होता है, पर अपसारी चिंतन से जो उत्तर आता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत होता है, हाँ अभिसारी चिंतन की अपेक्षा जो अपसारी चिंतन से उत्तर आता है वो उतना सटीक उतना शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आपको अंतर बताए हैं, कुछ और भी अंतर हैं, चलिए उनको भी जान लेते हैं। 2-3 और अंतर हैं, जैसे अगर अभिसारी चिंतन की बात करते हैं तो आप एक विधि पढ़े होंगे, विधि का नाम है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं निगमन और आगमन विधि, ठीक है। तो पूछा जाता है आगमन विधि किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से जो संबंधित होती है ना, वो हमारी होती है नियम से उदाहरण। और नियम से उदाहरण कौन सी होती है भैया? नियम से उदाहरण नी से नियम और नी से निगमन, जिसमें नी पहले आएगा वही निगमन विधि होगी हमारी। तो नियम से उदाहरण की ओर जो विधि होती है वो निगमन विधि होती है, और ये निगमन विधि हमारी किससे संबंधित होगी? अपसारी चिंतन से संबंधित होगी। नियम से उदाहरण कैसे? अब देखो समझ लीजिएगा, नियम से उदाहरण कैसे, जैसे आपके पास ठीक है, नियम से उदाहरण कैसे, एक नियम होता है, ठीक है, नियम एक होता है, उससे उदाहरण कई सारे होते हैं। तो इसीलिए क्या नियम से उदाहरण की ओर, मतलब नियम तो एक ही होगा ना, जैसे आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नियम एक ही है कि हर अपोजिट फोर्स उतनी ही तक लगती है जितना आपको हाथ पे लगती है, मतलब जितना आप फोर्स किसी पर लगा रहे होंगे उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप पर भी लग रहा होगा। अब एग्जाम्पल कई हैं, जैसे बैट से गेंद को जितनी दूर जाएगी जितने फोर्स से बैट आएगा, अगर आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो उतनी ही तेज आपके हाथ में भी लगेगा जितनी तेज उसके गाल में लगेगा, ठीक है। तो ये भी दिमाग, ठीक है। तो अगर आप एक पॉइंट से कई ओर जाएंगे, मतलब आप नियम से उदाहरण, ये भी एक उदाहरण, ये भी एक उदाहरण, ये भी एक उदाहरण, ये भी एक उदाहरण, तो नियम से उदाहरण की ओर आपका अपसारी चिंतन, और फिर अगर उल्टा कर देते हैं उदाहरण से नियम की ओर, मतलब मैंने आपको कई सारे, मैंने कहा ना अभिसारी चिंतन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, तो बच्चों को ना पहले आपको उदाहरण ही बताने होते हैं। आपने ये उदाहरण बताया, ये उदाहरण बताया, ये उदाहरण बताया, एक ही के कई सारे उदाहरण बताओ, मैंने कहा, फिर कहा आपने कि ये सभी उदाहरण क्या है? इससे संबंधित है, इस नियम से संबंधित है। तो उदाहरण से नियम की ओर, या फिर इसे कहते हैं आगमन विधि। तो जो आगमन विधि होती है वो आपकी अभिसारी चिंतन से संबंधित होती है, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो इतना अंतर हो गया। मैं एक बार फिर से अभिसारी और अपसारी चिंतन को सिंपल सा आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि अगर अपसारी चिंतन की बात करें तो समस्या का समाधान कई बिंदुओं पर केंद्रित होगा, और यही बिंदु केंद्रित का क्या मतलब आपको दिमाग में रखना है। जैसे दो संख्याओं का योग 8 होता है तो 5 + 3 बराबर भी 8, ठीक है, 4 + 4 बराबर भी 8, मतलब ये थी आपके पास समस्या, और समस्या का समाधान कई बिंदुओं पर केंद्रित है, तो आप अपसारी चिंतन कर रहे हो। और अगर समस्या का समाधान 5 + 3 बराबर कितना, तो केवल एक बिंदु पर केंद्रित होगा, तो आप कौन सा चिंतन कर रहे हो? अभिसारी चिंतन कर रहे हो, ठीक है। अगर मतलब बस इतना ही आपको अभिसारी और अपसारी में पढ़ना था, और यहाँ से आपको सृजनात्मकता किससे संबंधित है ये क्वेश्चन बनता है तो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, ठीक है। बिंदुओं के क्वेश्चन बनता है कि कब एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मुक्त अंत वाला क्लोज्ड एंडेड बनता है, अगर मुक्त अंत है मतलब खुला हुआ अंत है तो मतलब क्या है? अपसारी चिंतन है, और अगर बंद अंत है तो कौन सा चिंतन है? अभिसारी चिंतन है। एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी जान लीजिए। देखिए, एक बनता है आपका इन द बॉक्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स। तो अपसारी चिंतन जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन मतलब एक बॉक्स, मतलब एक दायरे के आप बाहर भी सोचने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपसारी चिंतन। और ये जो ये होता है इन द बॉक्स चिंतन, मतलब एक दायरे के अंदर ही आप सोचने का प्रयास करते हैं, तो इन द बॉक्स चिंतन। तो इतने अंतर आपके दिमाग में रहेंगे तो कभी भी आपका अपसारी और अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी ईवीएस की पेडागोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही 30 क्वेश्चन में आपके कम से कम मैं 90 क्वेश्चन कवर करता हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ समझ में आया, अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, वो भी समझें, वो भी जानें, ठीक है। और बाकी जैसी इच्छा हो आपकी, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा या फिर कुछ और कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, बिल्कुल वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने हैं आपको, ये भी दिमाग में रखिए।